तो सभी बच्चों को एक बार नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं मित्रांश स्टडी पर, और जहां पर आज हम सीखने वाले हैं हिंदी। आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने हिंदी की 2 क्लास बना दी हैं, और जिन बच्चों ने वो नहीं देखी हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से वो क्लास पढ़ लेना। ठीक है। आज हमारी जो क्लास है उसमें हमारी जो वर्णमाला जो चल रही थी वो आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय को नष्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। जैसा आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हमारे स्वर लिखे हुए हैं और व्यंजन लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारा स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान होता है कि जो हम अपने वर्ण जो बोलते हैं कि उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। भाई होता तो मुख से ही है, लेकिन मुख के किस हिस्से से होता है, किस प्रकार से होता है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अगर मैं बात करूं वर्ण नाम की तो कंठ्य। ठीक है, कंठ्य जो वर्ण होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारा जो कंठ का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? एक हमारा ए और आ। ठीक है, स्वर में ए और आ, और व्यंजन के लिए पूरा हमारा कै वर्ग। ठीक है, यानी के, खे, गे, घे, अंगे। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से निकलती है। आप अपना उच्चारण करके देख लेना। ठीक है, तो ध्वनि कहाँ से निकलेगी? कंठ से। तो इसलिए इनको कंठे व्यंजन भी कहते हैं। तो कौन से हमारे वर्ग कै के 5 वर्ण, कै, खे, गे, घे, अंगे और ए और आ। ठीक, अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम तालव्य। तालव्य किसको कहते हैं? जो तालु जो होता है, तालु होता है ना, इसको तलवा बोल देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा, जीभ से ऊपर वाली जो छत होती है, इसको तालु कहते हैं। ठीक, इससे कौन कौन से स्वर और व्यंजन निकलते हैं? इससे निकलते हैं ई और ई और च वर्ग। जो च वर्ग है ना हमारा ये वाला च वर्ग, देखिए च वर्ग का अगर आप उच्चारण करेंगे तो च, छ, ज, झ, ञ और ई। देखिए तालव्य से क्या मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर तलवे की ओर लगती है। जैसे आप थोड़ा सा बोलने का प्रयत्न करना कि च, छ, ज, झ, ञ, जीभ तलवे से ऊपर टकराती है इसमें बोलते समय, इसलिए इन वर्णों को हम तालव्य कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य कौन से होते हैं? जहां हमारी जो जीवा होती है बोलते समय मुड़ जाती है। ठीक, तो इसमें कौन से वर्ण आते हैं? री, ऋषा ऋषि वाला री और टे वर्ग। ठीक, जो वर्ग हमारा 3 है उसका टे वर्ग जो है ये वाला, ये कौन सा होता है? मूर्धन्य। आप बोलने का देखिए कि टे, ठे, डे, ढे, अणे, आप बोलते समय जीभ जो है हमारी वो ऊपर के ऊपर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मूर्धन्य। अब आइए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य व्यंजन वो होते हैं वर्ण जो कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। देखिए कौन से हैं कंठ तालु? ए और अ। ये कंठ से भी निकलते हैं और तालु से भी इन पे जीभ हमारी टकराती है। ठीक, फिर कंठ ओष्ठीय, यानी कंठ और ओष्ठ, जहां से कंठ और ओठ मिलकर बनते हैं। कौन से? ओ और औ। आवाज जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है, और जो हमारा मुंह है वो ओ औ। ठीक है, होठों की आकृति भी बनती है साथ के साथ। ठीक, और ओष्ठ्य जो होते हैं हमारे, ठीक, ओष्ठ्य जो वर्ण हैं वो कौन से किससे होते हैं? ओठ से मिलकर। ठीक, इसमें क्या होते हैं हमारे? देखो उ और उ। पै वर्ग, पै वर्ग हमारा ये वाला। देखिए जब हम बोलते हैं पे, फे, भे, भे, मैं, ठीक, तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको हम ओष्ठ्य व्यंजन भी कहते हैं। यानी ओष्ठ्य ये हमारे व्यंजन है, पे, फे, बे, भे, मैं। ठीक, अब बात करते हैं दंत्य।
तो दंत्य हमारे कौन से व्यंजन होंगे? तय वर्ग। जिन दंत्य वे व्यंजन होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय ऊपरी दांतों से निकट से हमारी जीभ निकलती है। देखिए त, थ, द, ध, न। ठीक है, जीभ जो है वो जो दांत के ऊपरी ऊपरी दांत जो होते हैं उनके निकट से जीभ निकलती है, त थ उन्हें टकराती हुई थोड़ी सी। ठीक है, तो इसलिए तय वर्ग को हम क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। ठीक, अब आ जाइए तालव्य, वही तालु। अच्छा, यहाँ हमने तालव्य एक पढ़ा था, ई और च वर्ग, और यहाँ हम तालव्य एक और पढ़ते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो ई और च वर्ग है उसके अंदर मुंह के जो भीतरी छत होती है उसका पिछला भाग टकराता है। जो हमारी मुंह की भीतरी जो छत होती है इस तालव्य ई च वर्ग वाले को बोलते समय, ठीक है, इसमें जीभ जो है भीतरी छत के ऊपरी पिछले हिस्से से टकराती है। और जो तालव्य मुंह के ये होते हैं हमारे श और ये, इन्हें बोलते समय मुंह के भीतरी छत का अगला भाग दंतोष्ठ्य की, दंत्योष्ठ्य। ठीक, दंत्योष्ठ्य क्या होता है कि ऊपर का दांत, ऊपर के दांत और निचला होठ। दंतोष्ठ्य में ऊपर के दांत, नीचे का होठ, इसमें क्रिया करते हैं। वो कौन सा है? व। देखिए, जब हम व बोलते हैं व, तो व में क्या होता है कि हमारे जो ऊपर के दांत हैं वो नीचे वाले होठ के ऊपर आ जाते हैं, व। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दंत ओष्ठ्य, यानी दांत और ओठ से मिलकर जो हमारा वर्ण बनता है। ठीक, अब बात करते हैं स्वर यंत्रीय, जो कंठ के भीतर स्थित होता है। ठीक, वो कौन सा वर्ण होता है? है। ठीक है, अगर आप ऐसा उच्चारण करेंगे है का, तो आप देखना कि कंठ के भीतर ही उसका उच्चारण होता है। ठीक, तो आपने ये सब पढ़े कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। लेंगे क्या? अघोष और सघोष। ठीक है, तो एक बार से समझते हैं कि अघोष और सघोष क्या होता है। तो देखिए, ठीक, तो अघोष और सघोष। देखिए, अघोष और सघोष क्या होते हैं कि हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें उत्पन्न जो कंपन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन, उसके आधार पर ही अघोष और सघोष वर्णों को बांटा गया है। ठीक, हम जो वर्ण बोलते हैं, आप अब ये स्वर तंत्रिका में जो कंपन होता है ये कहाँ देखने को मिलता है? हमारे जो गीतकार जो होते हैं, जो गाने जो गाते हैं, सिंगर, आप देखना उनकी जो आवाज़ होती है जब वो गाना गाते हैं और जिस लय में गाते हैं, कभी कभी उनके जो स्वर होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं और वाइब्रेशन आती है। हमारी जो महान गायिका थी लता मंगेशकर जी, आप उनकी आवाज़ को सुनना, इतनी वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी एक युवा अवस्था की एकदम आवाज़ निकलती थी उनके स्वर से। ठीक, उनके स्वर में जो वाइब्रेशन था वो किसी की आवाज़ में नहीं ऐसा मिलता। ठीक, तो स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर अघोष वर्ण और सघोष वर्णों को बांटा गया है। देखिए, अघोष वर्ण कौन से होते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, अघोष वर्ण होते हैं हमारे वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग वर्ण, दूसरा वर्ण। ठीक, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कैसा हो गया? पहला ये वाले और ये वाले, ये कौन कौन से हो गए? पहला और दूसरा वर्ण, यानी ये पहला है सब पूरी लाइन और ये दूसरा है कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो हमारे वर्ग हैं 5 पे वर्ग तक। ठीक, तो पहले और दूसरा कौन सा हो गया? देखो, के, खे, च, छ, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, ये हमारे अघोष हैं। ठीक, और ऊष्म संघर्षी जो हमारे श और से, ऊष्म संघर्षी श और से, ठीक, ये भी हमारे अघोष हैं। घोष। अच्छा, इन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। किन किन के उच्चारण में? पहला और दूसरे जो हमारे वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला
और दूसरा जो वर्ण है उनके स्वर तंत्रियों में उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, इसलिए इसे अघोष कहते हैं। ठीक, वहीं दूसरी ओर सघोष, ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है। और ये कौन कौन से होते हैं सघोष? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी ये वाले यहाँ से और ये वाले जो होते हैं हमारे, ये दिखाई दे रहे होंगे सबको। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष वर्ण होता है। जैसे ग, घ, ङ, च, ज, झ, ञ, ड़, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ठीक, इनके उच्चारण में वो होता है कंपन। ठीक, और वहीं पे हमारा जो ल है, रे, व, ये, ठीक, अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये, रे, ल, व, ठीक है, ये वाले भी हमारे सघोष होते हैं। ठीक, ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये और वे, इसको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। किसको? ये और वे को अर्धस्वर बोलते हैं। रे को हम लुंठित बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, और ल को पार्श्विक व्यंजन। ठीक, ये भी आप याद रखना, अधिकांश परीक्षा में पूछा लिया जाता है कि भाई लुंठित कौन सा क्या होता है लुंठित व्यंजन, या पार्श्विक स्वर कौन सा होता है पार्श्विक व्यंजन, या अर्धस्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि अर्धस्वर ये और वे, रे हमारा लुंठित है और ले हमारा पार्श्विक है। ठीक है, और है, जो ये है रह गया था, ये भी हमारा सघोष है, क्योंकि जब है का उच्चारण करते हैं हम तो स्वर तंत्रियों में भी कंपन होता है। ठीक, तो ये आप अघोष और सघोष भी समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण ये कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण, देखिए प्राण से क्या मतलब है कि अल्प और महा, ये प्राण का अर्थ होता है श्वास या वायु। श्वास को हम वायु भी कह देते हैं, क्योंकि अगर वायु नहीं है तो हमारी श्वास नहीं है, हमारे प्राण नहीं है। ठीक, तो इसके आधार पर वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण दो भागों में विभाजित किया गया है, श्वास के यानी वायु के आधार पर। ठीक है, देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो फेफड़ों से कम निकलती है, मतलब जो वायु की जो मात्रा होती है फेफड़ों से निकलने वाली, वो इनके उच्चारण में कम मात्रा में निकलती है। ठीक, तो वे कौन से वर्ण होते हैं? ठीक है, देखिए कि जो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी विषम संख्या वाले पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग इनकी बात कर रहा हूं मैं, पांचवें वर्ग तक। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से जो निकलने वाली वायु की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए इनको अल्पप्राण कहा गया है। ठीक है, और इसी के साथ अंतस्थ जो हमारे होते हैं ये, रे, ले, वे, इनके उच्चारण में भी फेफड़ों से जो वायु होती है वो कम मात्रा में निकलती है, इसलिए इसको अल्पप्राण कहते हैं। वहीं दूसरी ओर महाप्राण, यह इसका उल्टा होता है, महा मतलब अधिक, महान, तो इसका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु की मात्रा होती है वो थोड़ी सी अल्पप्राण की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक, ये कौन से वर्ण होते हैं? ये दूसरा और चौथा, यानी ये दूसरा वर्ग क्या, दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। ठीक, कौन से? जैसे ख, ग, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, इनका उच्चारण करते समय जो फेफड़ों से निकलती है वायु वो अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक, और साथ ही ऊष्म संघर्षी जो होते हैं श, श, से, है। ठीक, इनके उच्चारण में भी वायु की मात्रा अधिक निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण की वायु कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, श्रेणी में रखा गया है। तो अभी आपने पढ़ा कि स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, अघोष, सघोष आपने सब पढ़ा, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में भी आपने समझा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कुछ मैं भी प्रश्न लिखूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में किन का उत्तर बताना है कि अंतस्थ हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म, पार्श्विक,
लुंठित और अर्धस्वर। ठीक, इनका आप जो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक, जिससे हमारी जो वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो फिर से एक बार सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम। ठीक।